हेलो एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल आईक्यू स्टडी। इस वीडियो में हम एसएससी जेईई 2019 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसके पहले दो वीडियोस में हमने 2020 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर वीडियोस देखिए हमारे चैनल पे। आज इसमें हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यह वीडियो 5 पार्ट में होगा जिसमें 2020 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ डीसी सीरीज़ मोटर। आपको बताना है डीसी सीरीज़ मोटर के क्या फीचर है इसमें से। सो ऑप्शन है फर्स्ट जीरो स्टार्टिंग टॉर्क, बी हाई स्टार्टिंग टॉर्क, सी मीडियम स्टार्टिंग टॉर्क एंड लो स्टार्टिंग टॉर्क। देखिए डीसी सीरीज़ मोटर है, इसका हमेशा ध्यान रखिए स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो हाई होता है। सो इसका आंसर होगा हाई स्टार्टिंग टॉर्क। इसके अलावा एक और चीज़ है, डीसी सीरीज़ मोटर को कभी भी हम विदाउट लोड या नो लोड कंडीशन में ऑपरेट नहीं करते हैं। ये हमेशा लोडेड कंडीशन में यूज़ होती है। डीसी सीरीज़ मोटर के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं? जहाँ भी हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे ट्रैक्शन में जो ट्रेन में स्टार्टिंग में जो होता है हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है, हम वहाँ यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स जो होती हैं जो हैवी लोड उठाने के काम आती हैं, उनमें हम डीसी सीरीज़ मोटर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, लॉज इन्वॉल्व इन द एक्सप्रेशन E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। हमें बताना है, ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। इसमें कौन से लॉ हैं? देखिए E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाइव बाई डी टी। ये जो लॉ है ये फेराडे लॉ है, फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये जो माइनस साइन लगा है ये लेंज लॉ है। सो इसका आंसर होगा फेराडे एंड लेंज लॉ। एक बार लेंज लॉ एंड फेराडे लॉ को हम डिस्कस करते हैं। लेंज लॉ क्या कहता है कि डायरेक्शन ऑफ जो इंड्यूस्ड करंट है उसका डायरेक्शन, या जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका डायरेक्शन ऐसा होगा सो दैट कि जिस वजह से ये प्रोड्यूस हुआ है, जिस वजह से जो भी इसका सोर्स है, जिस वजह से ये प्रोड्यूस हुआ है उसको वो हमेशा अपोज करेगा। सो द डायरेक्शन ऑफ एन इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज सच एज टू अपोज द चेंज इन द सर्किट और द मैग्नेटिक फील्ड। जो भी मैग्नेटिक फील्ड है या सर्किट है जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हुआ है उसको हम हमेशा अपोज करें। फेराडे लॉ क्या कहता है? व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग अ सर्किट चेंजेस। जब भी किसी भी एक सर्किट से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है और वो चेंज होता है तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इंड्यूस्ड। हमेशा एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आता है, उसमें इंड्यूस्ड होता है, जो कि प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज की। देखिए डी फाई क्या है? फ्लक्स है। डी फाई बाई डी टी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। और ई जो है ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? डी फाई बाई डी टी के। जो माइनस साइन है ये लेंज लॉ है। सो ये हमारा एक्सप्रेशन आता है फाइनली E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं कहीं माइनस आता है कहीं कहीं नहीं आता है, वो अकॉर्डिंग टू अपना जो भी साइन का जो हम कन्वेंशन लेते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कॉइल इज बाउंड विथ 50 टर्न्स एंड अ करंट ऑफ 8 एम्पियर। कॉइल इज बाउंड विथ 50 टर्न, करंट ऑफ 8 एम्पियर प्रोड्यूसेस फ्लक्स ऑफ 200 माइक्रोवीवर। कैलकुलेट इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। देखिए 50 टर्न्स का एक कॉइल है, n इज इक्वल टू 50 है, जिसमें 8 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और 200 माइक्रोवीवर का फ्लक्स इसमें है। सो आपको इंडक्टेंस बताना है। सो देखिए एक फॉर्मूला होता है, हम देखते हैं आगे। ये फॉर्मूला होता है n इंटू फाइव। एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, 5 फ्लक्स पर टर्न, और L इंडक्टेंस एंड I इज करंट फ्लोइंग थ्रू कॉइल। तो ये फॉर्मूला इसका यूज़ करके हम L का वैल्यू निकाल लेंगे। L इज इक्वल टू n इंटू फाइव अपॉन आई। सो वैल्यूज पुट कर देंगे तो आंसर जाएगा 1.25। सो इसका आंसर वुड बी 1.25। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ कंडेंसर इन थर्मल पावर प्लांट इज। आपको बताना है कंडेंसर का फंक्शन क्या होता है थर्मल पावर प्लांट में। सो कंडेंसर क्या करता है? कंडेंसर यूज्ड स्टीम इनटू वाटर। क्या करता है कंडेंसर? जो यूज्ड स्टीम होती है उसको वाटर में कंडेंस कर देता है, उसको वाटर में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट, इफ डी फाई इज ल्यूमिनस फ्लक्स इंसिडेंट नॉर्मली ऑन एरिया डी ए। कोई भी एक एरिया है डी ए, इस पर ये परपेंडिकुलर गिर रहा है
ल्यूमिनस फ्लक्स। सो हमें बताना है इल्यूमिनेंस इसका क्या होगा, इल्यूमिनेंस कैसे निकालेंगे। तो इसका इल्यूमिनेंस होगा, इल्यूमिनेंस क्या होता है, ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट एरिया। सो ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट एरिया दैट इज d5/ds, इसका आंसर होगा d5/da। नेक्स्ट, एनुअल लोड फैक्टर ऑफ जनरेशन स्टेशन इज इक्वल टू, आपको बताना है एनुअल लोड फैक्टर। देखिए लोड फैक्टर क्या होता है, लोड फैक्टर होता है एवरेज एनर्जी डिवाइड बाय मैक्सिमम पॉसिबल डिमांड। सो जितनी एनर्जी जनरेट हो रही है, सो यहाँ पे एक साल के लिए निकालना है, एनुअल लिखा हुआ है साल भर के लिए। सो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स एक्चुअली सप्लाइड पर ईयर, एक साल में जितना भी एनर्जी का यूनिट सप्लाई हम कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय मैक्सिमम पॉसिबल डिमांड इंटू 8760। देखिए 8760 की बात है, टोटल नंबर ऑफ डेज 365 एंड टोटल नंबर ऑफ आवर 24। सो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8760। ठीक है। नेक्स्ट, आउटपुट ऑफ लॉजिक सर्किट गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स डैश लॉजिक गेट। हमें बताना है ये जो एक लॉजिक सर्किट दिया हुआ है इसका आउटपुट क्या होगा। देखिए ये ए है, ये बी है, ये ए बी, ये एक नैंड गेट के दोनों इनपुट को सॉर्ट करके दिया गया है। तो जब भी कोई भी गेट है, एंड नैंड गेट है या नॉर गेट है, जो भी हमारे यूनिवर्सल गेट है, इनके दोनों इनपुट को सॉर्ट कर देते हैं तो आउटपुट क्या होता है हमेशा नॉट। सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा ए बार। सिमिलरली यहाँ से हमें मिल जाएगा बी बार। अब देखिए ए बार और बी बार जो है ये इस नैंड गेट के इनपुट हैं, तो यहाँ पे जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा ए बार। सॉरी देखिए ये नैंड गेट नहीं है, ये नॉर गेट है, ये देखिए ये थोड़ा सा कर्व्ड है, सो ये नॉर गेट है। सो नॉर गेट क्या हो जाएगा, नॉर गेट का आउटपुट ए बार प्लस बी बार का होल बार ये। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, एक प्रॉपर्टी से, ए बार प्लस बी बार का होल बार इज इक्वल टू, जब ये आएगा तो ये क्या हो जाएगा ए डॉट बी। अब देखिए ए डॉट बी यहाँ पे हमें मिल गया, यहाँ पे ए डॉट बी मिला है। इसके बाद यहाँ पे जो आउटपुट है ये अगेन नॉट है, सो ए डॉट बी का बार। हमें पता है ए डॉट बी का बार किसके लिए है एक्सप्रेशन, ये नैंड के लिए। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका नैंड। और के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा ए प्लस बी। ठीक है। नॉर के लिए क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल बार। एंड के लिए क्या हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है। नेक्स्ट, इफ एडमिटेंस y इज इक्वल टू ए प्लस जे बी देन ए इज इक्वल टू, हमें इसमें बताना है कि एडमिटेंस का एक्सप्रेशन है ये y इज इक्वल टू ए प्लस जे बी, देन इसमें a क्या होता है। तो देखिए इसमें a क्या होता है कंडक्टेंस। देखिए एडमिटेंस को y से रिप्रेजेंट करते हैं, ये z का रेसिप्रोकल होता है। z क्या होता है हमारा इम्पीडेंस। सो इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल y जो कि एडमिटेंस है, रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल a जो कि कंडक्टेंस है, और रिएक्टेंस का रेसिप्रोकल b जो जिसे हम ससेप्टेंस बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन द कोएफिशिएंट ऑफ एडहेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, हमें सिंबल बताना है किस सिंबल से हम कोएफिशिएंट ऑफ एडहेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका आंसर है ए म्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एडहेशन इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एडहेशन क्या होता है, एडहेशन एक फोर्स होता है किसके बीच में, जो हमारा व्हीकल है, ट्रेन है, जो उसके व्हील और पटरी के बीच में जो एक फोर्स लगता है वो एडहेशन फोर्स होता है। ठीक है। नेक्स्ट, एक्सटेंशन ऑफ मूविंग आयरन एमीटर रेंज कैन बी डन बाय, हमें बताना है कि मूविंग आयरन एमीटर है, इसका रेंज हम कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे हमें 5 एम्पेयर तक मेज़र करता है बट हमें 50 एम्पेयर मेज़र कराना है, तो उसका रेंज बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम शंट का यूज़ करते हैं। देखिए इसमें कैसे एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर रेंज। तो देखिए अ शंट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, शंट को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ एमीटर। मीटर का रेंज बढ़ाना है तो शंट को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। शंट मतलब क्या होता है, वेरी लो रेसिस्टेंस वेरी लो रेसिस्टेंस होता है ये। ठीक है। टू इंक्रीज द रेंज बाय एम, देखिए अगर हमारे पास 5 एम्पेयर का है और इसे हमें 50 एम्पेयर कराना है, सो एम क्या हो जाएगा 10, 50/5 10। सो आर एस एच का वैल्यू जो रिक्वायर्ड होगा वो क्या होगा, आर एम डिवाइड बाई एम -1। एम जो है वो हमारा फैक्टर है
मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की हमें कितना बढ़ाना है, ठीक है, जैसे 10 टाइम्स। आर एन जो है वो मीटर का रेसिस्टेंस है, आर एस एच जो पैरेलल में जो शंट कनेक्ट करना है उसका वैल्यू, ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा। सपोज़ कीजिए आप 100 ओम है मीटर का रेसिस्टेंस और हमें 5 to 50 करना है, सो एम हो जाएगा 10, सो 100/9 दैट इज़ 11.11, ठीक है। सिमिलरली मल्टीप्लायर रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ वोल्टमीटर। अगर हमें वोल्टमीटर का रेंज इंक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे, एक मल्टीप्लायर रेसिस्टेंस मतलब हाई वैल्यू रेसिस्टेंस, इसको हम कनेक्ट करेंगे सीरीज़ में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है सीरीज़ में। सो आर एस एच नहीं है, RSE आएगा, ये सीरीज़ में कनेक्ट होगा। इज इक्वल टू RM इंटू M-1, RM मीटर का है। अगर ये 100 है, एग्जाम्पल लीजिए, और आप ये ले लीजिए 10 वोल्ट का रेंज था मीटर का और हमें 100 वोल्ट करना है, दैट मीन्स M इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, सो ये 100 इंटू 9, सो ये कितना आ जाएगा 900। सो 900 ओम का रेजिस्टेंस हमें सीरीज़ में लगाना होगा। यहाँ पे हमें 11.11 का पैरेलल में लगाना था, ठीक है। नेक्स्ट, H इज इक्वल टू डैश इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लीनियर करंट कैरिंग कंडक्टर। देखिए क्या कह रहा है, एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसके थ्रू करंट I फ्लो हो रही है, इसके अक्रॉस एक फील्ड होगा मैग्नेटिक, उस मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमें बताना है। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है वो H इक्वल टू क्या होता है I/2πr। तो टोटल जो फ्लक्स होता है वो नथिंग बट I होता है, ये एम्पियर लॉ से, ठीक है। और इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 2πr इंटू फील्ड का वैल्यू इंटू H। तो यहाँ से हम ये फॉर्मूले को कैलकुलेट करके I/2πr हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 4F2D इज एन डैश नंबर। आपको ये बताना है कौन सा नंबर है। सबसे पहले इस नंबर सिस्टम समझते हैं। नंबर सिस्टम में बाइनरी होते हैं, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ठीक है। 2 to the power 1, 2 to the power 3 एंड 2 to the power 4, ठीक है। इसमें 0 1 होते हैं, सिर्फ 0 1, इसमें 0 to 7, ठीक है, और इसमें 0 to F, ठीक है। और एक डेसिमल नंबर होता है, डेसिमल तो आप सबको पता ही है, डेसिमल में 0 to 9 होता है। तो इसमें 0 to 9 सेम होता है। उसके बाद जो 10 होता है वो A होता है, A 10, देन B 11, C 12, D 13, E 14 एंड F 15। तो इसमें टोटल जो होते हैं वो 16 होते हैं। हेक्साडेसिमल का नंबर ही होता है 16, ठीक है। नेक्स्ट, पावर फैक्टर ऑफ एन AC सर्किट इज। देखिए AC सर्किट का पावर फैक्टर, आप ऑप्शन देखिए, आप ऑप्शन में ये इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस के टर्म्स में है। सो हमें पता है एक ट्रायंगल होता है ये इम्पीडेंस ट्रायंगल में क्या होता है, ये Z इम्पीडेंस होता है हमारा, यहाँ पे X होता है रिएक्टेंस का वैल्यू, और एक R होता है रेसिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे एक एंगल होता है थीटा। सो इस हमें पता है पावर फैक्टर जो होता है वो क्या होता है कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे R/Z। सो ये कॉस थीटा इज नथिंग बट पावर फैक्टर, सो पावर फैक्टर वुड बी R/Z। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्टेज रेंज इज यूज्ड इन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। आपको बताना है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में जो वोल्टेज रेंज होता है वो क्या होता है। देखिए इसका आंसर है 20 kV to 100 kV। देखिए वोल्टेज रेंज एंड डिस्टेंस रेंज ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस। देखिए STL है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होगा तो उसमें वोल्टेज जो होगा वो लेस देन 20 kV होगा, एंड जो डिस्टेंस का रेंज होता है वो लेस देन 80 किलोमीटर होता है। मीडियम में 20 kV to 100 kV वोल्टेज रेंज एंड डिस्टेंस रेंज होगा 80 किलोमीटर to 240 किलोमीटर। एंड LTL है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, तो उस कंडीशन में वोल्टेज जो होगा वो ग्रेटर देन 100 kV एंड जो डिस्टेंस का रेंज है वो ग्रेटर देन 240 किलोमीटर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड अंडर नो लोड कंडीशन। आपको बताना है इनमें से नो लोड कंडीशन में किसे हम यूज़ करेंगे। ऑप्शन है एयर ब्रेक स्विच,
रिवायरेबल फ्यूज, सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर। तो देखिए नो लोड कंडीशन में हमेशा हम आइसोलेटर यूज़ करते हैं, याद रखिएगा, नो लोड कंडीशन में हमेशा आइसोलेटर यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द टोटल लॉस ऑफ 2 kVA ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग एट मैक्सिमम एफिशिएंसी प्रोवाइडेड इट हैज़ आयरन लॉस ऑफ 150 वाट एंड फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ 250 वाट। देखिए एक ट्रांसफार्मर है 2 kVA का जो कि मैक्सिमम एफिशिएंसी पे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसका आयरन लॉस है 150 वाट एंड कॉपर लॉस है 250 वाट। हमें टोटल लॉस बताना है। इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए मैक्सिमम एफिशिएंसी में एक कंडीशन होती है, मैक्सिमम एफिशिएंसी में जब भी कोई भी ट्रांसफार्मर वर्क करता है उस कंडीशन में जो हमारे कॉपर लॉस होते हैं, CU लॉस, ये किसके बराबर होते हैं, आयरन लॉस के बराबर। हमेशा याद रखिए कॉपर लॉस जो है वो आयरन लॉस के बराबर होगा, आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आयरन लॉस फिक्स है, कांस्टेंट है, एंड वेरिएबल जो है वो CU लॉस है। सो हमेशा वेरिएबल इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू होगी। सो यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होगा, आयरन लॉस तो फिक्स है 150, बट जब CU लॉस भी 150 हो जाएगा तो उस कंडीशन में मैक्सिमम इफिशियंसी होगी, ठीक है। सो यहाँ पे टोटल लॉस क्या हो जाएंगे, 2 इंटू आयरन लॉस। ये चीज़ भी याद रखिएगा, 2 इंटू आयरन लॉस होगा, ना कि 2 इंटू कॉपर लॉस, कि वैल्यूज़ तो सेम है। सो आंसर वुड बी 150 प्लस 150 दैट इज 300। The Thevenin resistance as seen through the terminals A and B is। तो देखिए थेवेनिन रेसिस्टेंस निकालना है, किसी भी टर्मिनल के अक्रॉस निकालना है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे, ये आर को रिमूव कर देंगे, ठीक है। इसके बाद जो सर्किट बचता है, इफ़ वोल्टेज सोर्स है तो उसके इंटरनल रेसिस्टेंस से उसको रिप्लेस करेंगे। सो वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेसिस्टेंस 0 होता है, सो इसे हमने सॉर्ट कर दिया और इसे भी हमने सॉर्ट कर दिया। इफ़ करंट सोर्स है देन उसका इंटरनल रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, सो तब हम ओपन सर्किट करते हैं। अब देखिए 4 और 2 ये सीरीज़ में है और ये जो 6 ओम है तो यहाँ पे ये 6 ओम आ गया, ठीक है, ये 6 ओम। अब ये 6 ओम एंड 6 ओम ये पैरेलल में है, तो यहाँ पे एक 3 ओम आ जाएगा, ठीक है, पैरेलल में ये 3 ओम। अब देखिए 3 और 3 ये दोनों सीरीज़ में हो गए, तो यहाँ पे एक 6 ओम आ जाएगा, ठीक है। ये मैं रिड्यूस करते जा रहा हूँ सर्किट को, आप लोग समझना। अब ये 6 और 6 ओम है तो यहाँ पे एक 3 ओम हो जाएगा, ठीक है, पैरेलल में है तो हाफ हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 ओम। सो अब यहाँ से जब हम देखेंगे R का वैल्यू, RTH, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 और 3 सीरीज़ में, सो 5, तो आंसर वुड बी 5 ओम। नेक्स्ट, इन द सर्किट सोन इफ़ R इज इक्वल टू 0 देन एंगल बिटवीन VT एंड IT। देखिए इसमें R को 0 कर दिया हमने, 0 मतलब शॉर्ट कर दिया। तो ये सर्किट है, ये अब सिर्फ इंडक्टिव सर्किट है जिसमें प्योर इंडक्टेंस लगा हुआ है। तो जब प्योर इंडक्टेंस लगा हुआ है सो VT एंड IT के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। सो आंसर वुड बी 90 डिग्री। अब देखिए इसमें वोल्टेज जो है वो हमेशा लीड करेगा करंट से 90 डिग्री। इफ़ यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा होता तब उस कंडीशन में क्या होता, तब भी आंसर 90 डिग्री ही होता, बट उस कंडीशन में करंट लीड करता वोल्टेज से बाय 90 डिग्री। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ AC कंटेंट प्रेजेंट इन DC आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर इज गिवन बाय। रेक्टिफायर के DC आउटपुट में जो AC कंटेंट या AC कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, इसको हम किससे शो करते हैं, तो इसे हम रिपल फैक्टर से बताते हैं। रिपल फैक्टर जो है वो मेज़र करता है कि कितना AC कंपोनेंट है DC आउटपुट में, ठीक है। हार्मोनिक फैक्टर क्या होता है, हार्मोनिक फैक्टर होता है AC आउटपुट में जो अनडिज़ायरेबल DC आउटपुट है, DC कंटेंट है, वो हार्मोनिक फैक्टर होता है। सो इफ़ हमारा डिज़ायरेबल आउटपुट DC है या जो हमें चाहिए है वो DC है और उसमें यदि AC प्रेजेंट है तो वो रिपल फैक्टर होगा। इफ़ अवर आउटपुट और डिज़ायर्ड इज़ AC देन उसमें जो DC प्रेजेंट होता है वो हार्मोनिक फैक्टर से प्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट, मीटर कांस्टेंट ऑफ एन एनर्जी मीटर इज गिवन इन। देखिए जो एनर्जी मीटर है उसका मीटर कांस्टेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका आंसर होगा रिवॉल्यूशन पर किलोवाट हावर। देखिए 1 किलोवाट हावर में मतलब 1 यूनिट में कितने रिवॉल्यूशंस मीटर की जो डिस्क होती है वो ले रही है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं मीटर कांस्टेंट। तो मीटर कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर, या इसे हम ये कह सकते हैं कि कैसे एक्सप्रेस करते हैं, रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर। तो देखिए ऐसे समझ लीजिए आप कि 1000 वाट है या 1 किलोवाट, ठीक है, और 1 घंटे के लिए
जब मीटर को अपन ने ऑन किया है 1 घंटे के लिए एक, तो उस कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ़ रिवॉल्यूशन कितने हो रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ़ रिवॉल्यूशन, वो जो वैल्यू होती है वो मीटर कांस्टेंट होती है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपने इसके प्रीवियस 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी ज़रूर देखिए, और इसका नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों से नॉलेज। थैंक यू।